किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लुगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लुगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। चौपाल देख बड़ा सबड़ा भाई और बहना ने राम राम साहब। बाहर बना कोई भी राज्य शासन प्रशासन सरकार जद ही अच्छी मानी जावली जद उस देश में रह बड़ा सबड़ा लोगों ने समान विकास को अधिकार मिले, समान अवसर मिले। अपनो देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और अपनी सरकार हमेशा कोशिश करी है कि जो अपना अल्पसंख्यक भाई बहन है वहाँ समान अधिकार मिले, वहाँ विकास को समान अवसर मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करे है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाएड़ो नया 15 सूत्री कार्यक्रम ई भावना के तहत ही है। ये 15 सूत्री कार्यक्रम की कई खास कुछ बातें हैं जाने ध्यान में रखकर अपना अल्पसंख्यक भाई बहन प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर हो सके है। वहाँ की जो कई तरह की स्कीम चला मिली है, शिक्षा के ताणी, रोजगार के ताणी, इसके अलावा सांप्रदायिक सद्भाव अपने देश में कहीं कायम रह सके है। आपने कौन सी बातों को ध्यान रखनी चाहिए, तमाम जानकारी लेर आज आपने चौपाल में 2 विशेषज्ञ ने आप आमंत्रित करियो। श्री जसबीर सिंह जी चिरपरिचित चेहरा हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग का, आपने कार्यक्रम में पहले भी आ चुके हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है साहब, राम राम। और दूसरा विशेषज्ञ है डॉक्टर सऊद अख्तर साहब, आप पूर्व उपनिदेशक हैं अल्पसंख्यक मामलात विभाग का। तो दोनों मेहमानों को स्वागत है। सबसे पहले सरदार साहब मैं आपके नहीं बोल चाहूँ, अल्पसंख्यक को मतलब कहिए, अल्पसंख्यक कौन है? देखो, अब गोविंद सिंह जी आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है। अल्पसंख्यक भारत के अंदर जो है अल्पसंख्यक समुदाय पहले 5 थे, जिनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी थे 5। 2012 में इस कानून में नियम के अंदर संशोधन किया गया और जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में पहचान भी दी गई और उनको शामिल भी किया गया उस नाते। और हमारे यहाँ पर धार्मिक आधार पर ही अल्पसंख्यकों की परिभाषा है और ये 6 समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी और जैन, ये समुदाय अल्पसंख्यकों में माने जाते हैं। और सरकार की विभिन्न योजनाओं में इन्हीं को, इन 6 वर्गों को धार्मिक आधार पर जिन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, उनको अनेक किस्म के जो बेनिफिट्स और स्कीम्स जो हैं वो इन लोगों के लिए रहती जी। मतलब अल्पसंख्यक समुदाय में अबार जो वर्ग है वे 6 वर्ग है शामिल कर जी। तो डॉक्टर साहब, जो अल्पसंख्यक भाई बहना का ताणी जो नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम, नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम मतलब कहीं पहले भी हो कि जिन्हें अब वो पुराना हो रहा वो नया हो गया है? नहीं, इसमें जो है अल्पसंख्यकों के लिए उत्थान के लिए कि शैक्षिक और उनके आर्थिक संबलन मिले, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ था। पहले इसको 20 सूत्र में सम्मिलित था, उसको अल्पसंख्यकों के लिए अलग करके और 15 सूत्रीय कार्यक्रम को
पूरे 15 सूत्र बनाए हैं। इन 15 सूत्रों पर अमल करके सरकार अल्पसंख्यकों का हित करना चाहती है, अपने को अब अल्पसंख्यक भाई जो है उनको शामिल करना चाहती है। तो कशा 15 सूत्र है वे? 15 सूत्र में सबसे पहला सूत्र जो है वो तो है कि एकीकृत जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या जो अपने ICDS है उसमें अल्पसंख्यकों में भागीदारी हो। पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु है कि विद्यालय शिक्षा है उसको उचित बनाया जाए अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि संविधान के सेक्शन 29 और 30 में स्पष्ट प्रावधान है कि माइनॉरिटी अपनी संस्थाएं खुद बना सकता है, खुद चला सकता है, खुद अधिकार पूर्वक उनका संचालन कर सकता है। उसमें सरकार किसी प्रकार की दखलंदाजी न दे करके उनको सपोर्ट देती है। तो इसी के लिए विशेष तौर से जैसे अल्पसंख्यकों के लिए एक मान्यता का सवाल रखा गया है कि उनको अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशंस को मान्यता दी जाती है माइनॉरिटी की इंस्टीट्यूशंस की, ताकि वो अपनी संस्थाओं को चला सके। उन संस्थाओं को चलाने के लिए केंद्र सरकार बहुत सारी मदद देती है, जैसे इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए पैसा देती है, वहाँ लेबोरेटरी के लिए पैसा देती है, वहाँ अगर वो इंस्टीट्यूशन में किसी तरह की वो उत्तरोत्तर प्रगति करना चाहे तो उसके लिए वो देती है। साथ में अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशन वो अपना चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से विद्यालय शिक्षा की और उनकी उपलब्धता की कि भाई जहाँ अल्पसंख्यक रहते हैं, RTA का जो रूल लागू किया उसमें कहा था कि 1 किलोमीटर के दायरे में उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए सरकारी तंत्र में। इसके साथ साथ एक स्कीम लाई मदरसा बोर्ड स्कीम जो राजस्थान सरकार में और अन्य सरकारों में चल रहे हैं। चूँकि मैं राजस्थान मदरसा बोर्ड का सेक्रेटरी रहा हूँ उस टेन्योर में जबकि ये ग्रोन अप हो रही थी। इस समय सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार तो मुख्य धारा का जो पाठ्यक्रम है उनमें पढ़ाने के लिए कि जो मदरसा चलते थे वहाँ केवल दीनी तालीम दी जाती थी। अच्छा। और वो बच्चे जो है दुनिया से जुड़े हुए नहीं रहते थे, हमारे सेपरेट रहते थे। उनको शामिल करने के लिए मदरसों के लिए एक स्कीम लाए वो मदरसा बोर्ड की। उसमें किताबें, मिड डे मील, अन्य प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मिलती हैं। परंतु केंद्र सरकार ने भी इसमें बहुत बड़ी स्कीम लाई SPQM के नाम से। ये स्कीम जो थी स्कीम प्रोवाइडेड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हों, इसके लिए ये स्कीम लाए। तो इस तरह ये का है। अल्पसंख्यकों में उर्दू भाषा का जो मामला है तो उर्दू भाषा के लिए भी सरकार ने बहुत कुछ किया। उर्दू भाषा के लिए उन्होंने कहा कि भाई जिस एरिया में 10 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ एक टीचर लगाया जाए, 15 बच्चे हैं तो एक सब्जेक्ट टीचर लगाया जाए, और उसके बाद में अगर 50 बच्चे हैं तो वहाँ उर्दू विषय ऑप्शनल के रूप में खोला जाए। ये राजस्थान सरकार ने भी कर रखा है, केंद्र सरकार ने भी कर रखा है। नहीं वो जो विषय है कि भाई उर्दू का तणी अलग सो टीचर है तो हर में जाने आपने अगर गुरु ग्रंथ साहब में गुरुमुखी में है तो गुरुमुखी के तणी भी अलग सो टीचर आप रख सकते हैं, या जैन भाई बहन अगर रखना चाहो तो वो में भी है। उसमें विशेष तौर पर रहता है जो भाषा है, एक उर्दू के विषय पर इन्होंने अख्तर साहब ने बताया, उसी तरीके से पंजाबी भाषा भी बहुत से एरिया ऐसे हैं जो पंजाबी भाषा बाहुल्य है, जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अलवर है, भरतपुर है। तो उसके लिए भी सरकार ने प्रावधान रखा हुआ है कि इतनी संख्या के बाद अगर वहाँ पर स्कूल में बच्चे उस भाषा को पढ़ना चाहते हैं तो उस भाषा का टीचर भी वहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा जी। तो उसके नाते भी जो ऐसे ज़िले मैंने आपको बताए जहाँ पर पंजाबी भाषा पढ़ना चाहते हैं बच्चे, वहाँ पर भी टीचर को मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन राज्य सरकार करती है। इसमें एक बात मैं जसबीर सिंह साहब की बात में ऐड करना चाहूँगा। केंद्र सरकार के लेवल पे एक फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट भरा जाता है भाषाई फॉर्मेट होता है, वो 14 सेक्शन नंबर 14 पे होता है। केंद्र सरकार की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इसको डील करता है। उसमें पंजाबी, सिंधी, गुजराती, उर्दू ये भाषी जो बच्चे हैं उनके लिए वो कार्य किया जाता है। बच्चों को टीचर्स की अपॉइंटमेंट होती है, वहाँ पाठ्यक्रम बनता है और पाठ्यक्रम को संचालित किया जाता है। तो वो जो 15 सूत्री कार्यक्रम चलावा के पाछे सरकार की मंशा खई है, उद्देश्य खई है? देखो, मंशा उद्देश्य जो है, जैसा अभी अख्तर साहब कह रहे थे, गोविंद सिंह जी, सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। पहला, एडुकेशनल एम्पावरमेंट, शैक्षणिक सशक्तिकरण करना अल्पसंख्यकों का ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना। तीसरा है समाज के अंदर सद्भाव का वातावरण रहे,
सांप्रदायिक सद्भाव रहे, जिससे कि एकजुट और समरस समाज का हम निर्माण कर सकें। आपको मालूम है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ये कहावत कही जाती है कि 4 कोस में पानी बदले 8 कोस में वाणी। तो हर जगह पर यह भाषाएं बदलती हैं, लिपियां बदलती हैं, देवता बदलते हैं, कुल देवता बदलते हैं, उपासना की विधियां बदलती हैं। तो ये हमारी सरकार का, वर्तमान केंद्र सरकार का भी, जैसा भी आपने शुरुआत में कहा, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की योजना है। तो उसके तहत एजुकेशनल एम्पावरमेंट के 6 बिंदु बनाए गए हैं इन 15 सूत्री कार्यक्रम के अंदर, कि उनका एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, चाहे वो स्कॉलरशिप के रूप में है, चाहे मौलाना आज़ाद फाउंडेशन है जो कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए भी पैसा देती है। कोई लेबॉर्ट्रीज बनानी है, खेल के ग्राउंड्स बनाने हैं, लाइब्रेरीज बनानी है, तो उनके लिए पैसा देती है। एजुकेशनल एम्पावरमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उनका कैसे होगा? स्किल डेवलपमेंट करना है उनका। उनके लिए सीखो और कमाओ की योजना चल रही है कि सीखो भी और कमाओ भी। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। फिर उसके साथ साथ जो तीसरा बिंदु है, समाज में सद्भाव रहे। जो सिलेक्शन बोर्ड हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, सर्विस कमीशंस हैं, उनके अंदर भी, उन सर्विसेज के अंदर, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे राज्य सरकार के स्तर पर हो, चाहे केंद्र सरकार के स्तर पर हो, जो उनकी जो सिलेक्शन बोर्ड बनते हैं उनमें भी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि उसमें रहना चाहिए, जिससे कि जब सरकारी नौकरियां दी जाए तो उनमें भी अल्पसंख्यकों का भी उनकी जनसंख्या के मुताबिक उसमें भी उचित प्रतिनिधित्व हो। और ये कोशिश सारी जो है 15 सूत्री कार्यक्रम की, कि जब विकास किया जाए समाज का, तो कोई भी वर्ग, चाहे उनकी जनसंख्या कम हो, ऐसा नहीं रह जाए कि जो इस विकास की नदी में विकास की जो चल रही है उसमें अछूता रह जाए। तो ये सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, और लोगों का जो अल्पसंख्यकों का विश्वास है वो भी सरकार के प्रति बढ़ता है इससे। तो ये अच्छा। अख्तर साहब, जसबीर जी जो बात कर रहा कि भाई आर्थिक मजबूती प्रदान करवा के ताणी रोजगार की बात करी। रोजगार में देखो केवल सरकारी नौकरी तक ही बात नहीं, सरकारी नौकरियां सीमित हैं, सब न मिल भी कौन सके है जी। तो वहाँ कुछ हुनरमंद बना, वहाँ कुछ कामगार बनाना की भी कोई योजना है? कोई आपको काम धंधो MSME के तहत कोई कर वो चाहे तो वहाँ कुछ विशेष प्रावधान है? कोई ऋण व्यवस्था है, कोई अनुदान व्यवस्था है, शानी कुछ है इसमें चर्चा? देखो गोविंद जी, कैसा है, राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार ने इन 15 सूत्री कार्यक्रम पे भी बहुत काम किया है, और स्किल ट्रेनिंग जो अन्य लोगों को दी जाती है उसमें अल्पसंख्यकों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। परंतु स्पेशल तौर से अल्पसंख्यकों के लिए एक ऋण की योजना बनाई है। 2 तरह के ऋण हैं, एक तो है व्यावसायिक ऋण और एक है एजुकेशनल लोन। व्यावसायिक ऋण तो उन लोगों को मिलता है जिनके पास पैसा नहीं है पर वो कुछ काम करना चाहते हैं, अपना धंधा चालू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऋण का प्रावधान रखा गया है, और वो माइक्रो फाइनेंस के रूप में हो चाहे अन्य तरह से हो, वो ऋण की बात रखी गई है। और इस ऋण में जो है वापस चुकाने के लिए बहुत मिनिमम इंटरेस्ट रखा 3% का। अगर महिलाएं हैं तो अगर महिलाएं हैं और उनको ऋण मिला 3% ब्याज पर और उन्होंने वापस ऋण चुका दिया टाइम से, तो उनको 2% के फ्री कर दिया है। 1% पे ही वो ऋण उपलब्ध है। तो इतनी बढ़िया व्यवस्था ये है कि उनको ऋण मिल रहा है, उनको वो साधन मिल रहे हैं, संसाधन मिल रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग मिल रही है। और इसमें एक 15 सूत्री कार्यक्रम में एक विशेष तौर से एक महिलाओं के लीडरशिप प्रोग्राम की बात है कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए उनको लीडर बना करके वो अगवा रहें, वो आगे बढ़ें, इसके लिए भी बहुत सारी ट्रेनिंग जो है भारत सरकार के लेवल पे या राजस्थान सरकार दोनों पे ही और जो ये ट्रेनिंग आयोजित करवा रही है। उनको किस तरह से वो बाहर निकलें, किस तरह से अपने आप को सशक्त बनाएं, अपने आप को सेंसिटिव बनाएं, संवेदनशील बनाएं, उसके लिए लीडरशिप प्रोग्राम रोशनी के नाम से जो है किया गया है। बहुत सारे राजस्थान में रोशनी के नाम से बहुत सारी ट्रेनिंग्स हम लोगों ने करवाई है। उस्ताद योजना भी बड़ी महत्व काम की है। उस्ताद योजना में ये था प्रोग्राम कि भारत सरकार की योजना थी ये, और भारत सरकार की योजना में यह था कि जो व्यक्ति पहले से स्किल्ड है वो स्किल्ड व्यक्ति अपने क्षेत्र में जो काम चल रहे हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे जैसे लेदर का काम करता है, कोई किसी दूसरे तरह के काम लुहार का काम करता है, कोई अगर मान लो जो कारपेंटर का काम करता है, बहुत सारे अल्पसंख्यक, मतलब सबसे बड़ी बात है कि अल्पसंख्यकों में मुस्लिम हैं, सरदार हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं,
इन लोगों में बहुत सारी पुरानी स्किल्स हैं इनके पास में। जी, जी। उस स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे उन लोगों को नई नई टेक्निक सिखाई जाए, और टेक्निक ही नहीं सिखाई जाए, उसमें एक बहुत बड़ा प्रावधान ये किया गया है कि विपणन कैसे करें, वो कैसे जा करके उनको बेचे, माल को बाजार में कैसे बेचे, उसके लिए भी विपणन योजना, माइक्रो मैनेजमेंट इसकी योजना बनाई हुई है। वो मैनेजमेंट योजना मैनेजमेंट सिखाती है कि किस तरह से वो अपने अलग अलग जगह, और उसके साथ साथ सरकारें दोनों, केंद्र सरकार के लेवल पे भी और राजस्थान सरकार के लेवल पे बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं जहां वो अपने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले करने के बाद बहुत सारी कमाई करते हैं, तो उनका आर्थिक संबलन भी बढ़ता है। जसबीर जी, आप तो लंबा वक्त तक अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष रहा हो, तो सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहे और आपस में प्यार मोहब्बत बनी रहे, ई का ताणी आपका कोई विशेष प्रयास हो, और उनके अलावा राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की कोई योजनाएं हो तो बाकी जानकारी मैं था सोचा। देखो गोविंद सिंह जी, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि 3 बिंदु जो हैं वो सांप्रदायिक सद्भाव के दृष्टि से ही बनाए गए हैं 15 सूत्री कार्यक्रम में। और सांप्रदायिक सद्भाव को एक दूसरे के साथ समझना, एक दूसरे को, तो हमने, मैं जब आयोग का अध्यक्ष था तो हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसको नाम दिया था हमने एक संवाद। एक संवाद में हम प्रत्येक धर्म के जो मुख्य त्यौहार हैं उनको हम सेक्रेटेरिएट सचिवालय में मनाते थे, और उसमें हमने कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो जन्माष्टमी है, चाहे बुद्ध पूर्णिमा है, चाहे क्रिसमस है, चाहे महावीर जयंती है, चाहे बैसाखी है, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, चाहे ईस्टर है, तो हम इन त्योहारों को मनाते थे। और इस पर्टिकुलर धर्म के जो त्यौहार है उसके वक्ता को बुलाने के साथ साथ सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों को बुलाते थे। जी। तो एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की पंथ परंपरा को समझना, एक दूसरे की उपासना पद्धति को समझना, एक दूसरे के महापुरुषों के इतिहास को समझना, उससे सम्मान का भाव, समझ का भाव आता है। तो हमने ये कार्यक्रम किया था जिसका कि बहुत ही लाभप्रद रहा, और एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम हमने सचिवालय में प्रारंभ किया। उस समय मेरे को उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की याद है, उनका संदेश आता था हमारे को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए, और उन्होंने मेरे को एक बार कहा भी कि भाई या तो सेक्रेटेरिएट के अंदर तो अफसर और राजनेता ही आते हैं, आपने इन साधु संतों को, इनको भी बुलाना प्रारंभ कर दिया है। तो बड़ी खुश हुई। तो ये एक ऐसा प्रयास रहता था जिससे हम एक दूसरे को समझें। जैसा मैंने अभी आपको कहा, इस देश के अंदर विविध पंथ परंपराएं हैं, विविध महापुरुष हैं, तो जब तक हम उनको समझेंगे नहीं तो हम उनके बारे में किसी भी अनर्गल टिप्पणी को करना, किसी के बारे में कोई गलत बात करना, उससे दूसरे की भावना को ठेस पहुंचता है। तो इसको दूर करने के लिए और सामाजिक समरसता का भाव रहे समाज में, हमने अनेक प्रयास ऐसे किए जिनका कि बड़ा उत्साहवर्धक परिणाम रहा। और कई जगह पर कोई जुलूस निकालना था या कहीं पर कोई नगर यात्रा निकलनी थी, तो उसके लिए भी हम प्रशासन को चाक चौबंद करते थे कि इस दौरान उस जिले के अंदर शांति बनी रहे और आपस में मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाया जाए, उसके भी प्रयास करने का हम काम करते थे। तो इसके बड़े उत्साहवर्धक परिणाम। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, गरीब तबको शहर में काम करवा के तणी आवे, और चूँकि शहर में तो किराए का मकान में बहुत बार तो अच्छी अगर कॉलोनी मिले या साफ़ सुथरी कॉलोनी मिले तो मकान का किराया ही बहुत होया करे, तो वो मजबूरन समझो या उनकी आर्थिक अक्षमता समझो, इसके कारण वो मलिन बस्ती में निवास कर लेवे, और बहुत बार लंबा समय तक वो पूरा जीवन ही मलिन बस्ती में ही काट देवे। उन्हें भी एक अच्छो जीवन जीवा को अधिकार है, चाहे कोई भी वर्ग विशेष को हो। तो मलिन बस्तियाँ में जो निवासी है वहाँ का जीवन स्तर ऊंचा उठावा के तरणी कोई आवासीय व्यवस्था हो, या भी कॉलोनी नहीं कोई साफ सुथरा मतलब बनाने की व्यवस्था हो, शायद कोई बात है तो बताओ। अच्छा, इसमें 15 सूत्री में ही इसको शामिल किया गया है। 15 सूत्री में क्या है कि ये जो मलिन बस्तियों के लिए जो प्रोग्राम्स है, जो और इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें भी अल्पसंख्यकों को विशेष तरह से ध्यान रखने की आवश्यकता की बात बताई गई है कि इनमें विशेष तौर से इन मलिन बस्तियों के जो मलिन बस्तियां हैं इनमें कैसे सुधार किया जा सके, इसमें कैसे जो है सरकारी जो जितनी भी योजनाएं हैं वो डायरेक्ट उन पे इम्प्लीमेंट हो, सड़कें बने, वहाँ नालियाँ बने, वहाँ सफाई रहे, सफाई की व्यवस्था बने। उसके लिए विशेष तौर से पैसा विश्व बैंक के थ्रू आता है, उसमें इन बस्तियों को विशेष तौर से सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है। साथ साथ में ये जो बच्चे आपने जैसा बताया किराए की बात, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो आते हैं पढ़ने के लिए शहरों में,
और शहरों में वो रहते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ी अनुप्रति योजना बनाई गई है। अनुप्रति योजना में वो रह करके कोचिंग कर ले तो कोचिंग फ्री, और वो जहाँ रहेंगे तो छात्रावास रहेंगे तो 40,000 रुपये उन बच्चों को वार्षिक रूप से देने का प्रावधान रखा गया है। तो इसी तरीके से बच्चों की स्कॉलरशिप्स की बात है, तो उसमें मेरिट कम मीन्स है, प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, मेरिट कम मीन्स है। जैसे सर ने आप भी ये बात बताई, मौलाना आज़ाद की बात बताई, तो उसमें भी इसको मौलाना आज़ाद गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप है कि अल्पसंख्यक बच्चों को उसमें स्कॉलरशिप मिले। और ये स्कॉलरशिप भी अनुपातिक रूप से देने की है कि जितना अनुपात है वो अनुपात भी बांट दिया गया है, ताकि जो है सब वर्गों को बराबर हिस्सा मिल सके। ये भी काम किया गया है। साथ साथ में एक ग्रामीण आवास और विकास की योजनाएं चलती हैं, और म्यूनिसिपैलिटी एरिया के, नगर निगम और म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में जो सरकारी तंत्र की योजनाएं हैं उनमें भी इनको सम्मिलित किया गया है कि अल्पसंख्यकों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ मिल सके। तो वो योजना भी बनाई गई है। अच्छा जसबीर जी, अल्पसंख्यक भाई बहन है तो कोई भी फ़ायदो लेवा का ताणी कागज मांगे है सरकार, तो वो कोई एक सर्टिफिकेट आवश्यक है या नाम का आधार पर ही भी ना मान लेवा कि भाई वो अल्पसंख्यक है? उसके लिए हाँ, उसके लिए एक सर्टिफिकेट जारी होता है, अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट। और अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट जो है उपखंड अधिकारी जो है वहाँ के वो जारी करते हैं। उनको अप्लाई करना होता है, सारी रिपोर्ट ली जाती है कि किस वर्ग से वो संबंधित है, और उस संबंधित वर्ग का आकलन करने के बाद उसका सरदार ऐसिक है तो उस जो है जाति है उसके जो प्रमुख है उनसे पूछा जाता है। और दूसरी कम्युनिटीज हैं जितने भी, जैसे 6 वर्ग है इसमें, 6 वर्गों के इंश्योर होने के बाद कि भाई ये अल्पसंख्यक का है। और ये अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जो है सरकारी सेवाओं के लिए और सरकारी योजनाओं के लिए सबमिट करना होता है। तो इसलिए हर इस वर्ग के व्यक्ति को अपना सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए। तो वो जो सर्टिफिकेट है वो एक बार ही बनाना है या वो कोई रिनोवेशन हुआ है? अभी सरकार ने उसको एक जो है होल लाइफ के लिए घोषित किया हुआ है। और हाँ, जी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, अल्पसंख्यक वर्ग का सर्टिफिकेट चाहिए उसको। अच्छा जसबीर जी, कोई अपनी भारत देश में सभी वर्ग धर्म का लोग रहे हैं, चाहे अनचाहे भी कई बार घटनाएं दुर्घटनाएं हो जावे अपने देश में, और बड़ी घटना हुआ है तो बहुत सारा जो भाई बहन है वे अपने निवास स्थान में छोड़कर भी दूसरी जगह जाना पड़ जावा ने, या कोई लूटपाट की भी घटनाएं हो जावे, आप अखबार में पढ़ा, तो वहाँ के पुनर्वास के ताणी कोई सरकार की कोई योजना है, स्कीम है, उनकी कई व्यवस्था है? पुनर्वास के तो यूँ है गोविंद सिंह जी की, वैसे तो ये अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उसको डिफ्यूज़ किया जाता है, और ये प्रयास रहता है प्रशासन का और शासन का कि अगर कहीं पर घटना हुई है तो लोकलाइज रूप से ही उसके समाधान निकाल लिए जाए। कोई मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई वाकया हो भी कोई राजस्थान के अंदर पिछले कई वर्षों में आया हो कि जहाँ पर कोई गांव को या शहर को स्थान को छोड़कर गए हों। मेरे को सिर्फ एक घटना याद आती है, 2006 के अंदर मूसाखेड़ा अलवर में एक घटना हो गई थी सांप्रदायिक, जहाँ पर कुछ लोगों ने, एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के कुछ लोगों को मार दिया था। तो उसमें भी सरकार ने मुआवजा भी दिया और त्वरित कार्रवाई भी करी, और वहाँ पर कुछ दिन के लिए वहाँ पर एक समुदाय विशेष के लोग छोड़कर गांव को डर की वजह से चले गए थे। तो सरकार का निर्देश आया, मैं उस समय अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था 2006 में, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे को कहा कि आप वहाँ जाकर समझाइश करिए कि कानून अपना काम करेगा जी, कानून करेगा काम, लेकिन कुछ लोगों ने अगर कोई ये गलत काम, गैर कानूनी काम कानून से परे जाकर कर दिया है तो कानून उनको सजा देगा, लेकिन पूरे समुदाय के लोगों को इसकी वजह से कष्ट उठाना पड़े या अपने शहर या गांव को छोड़कर जाना पड़े तो ये जायज़ बात नहीं है। तो हम लोगों ने दोनों ही समुदायों को समझाकर कि कानून अपना काम करेगा, उसमें कोई लापरवाही नहीं होगी, लेकिन आप भी यहाँ पर एक ही जगह पर रहते आए हो तो वैसे ही आपको रहना है। तो हमने उसको सेटल किया था। अभी मेरे को इन दिनों में कोई ऐसी शिकायत कोई नहीं आई है, ना समाचार पत्रों में, ना कोई घटना हुई है राजस्थान के अंदर कि जिसमें किसी भी समुदाय के लोगों को ऐसे दबाव में अपने गांव को छोड़कर या शहर को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये 3 बिंदु विशेष तौर से इस बारे में लिए गए हैं। एक तो होता प्रिवेंशन बेटर देन क्योर,
कि हो ही नहीं वो चीज़, जी। उसके लिए भी सरकार बहुत प्रयास करती है कि किसी तरह का कोई दंगा या कोई बिना मतलब या अशांति न फैले। पहले से ही सजग रहती है गवर्नमेंट। उसके बाद में यदि इस तरह की घटना हो जाती है तो उस घटना में एक चीज़ अभियोजन की बात है कि तत्काल अभियोजित किया जाए, तत्काल कार्रवाई की जाए। और तीसरा है पुनर्वास। तो पुनर्वास में यह है कि उन लोगों को आपस में समझाइश करके पुनः इस्टेब्लिश किया जाए। ये तीनों चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जी। तो जो मान लो कोई भाई बहन है, पीड़ित है या कोई योजना को लाभ लेवो छावे है और उनकी खड़े सुनवाई कोनो हो रही है या उन्हें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई शिकवा शिकायत है, तो खटा जार अपनी बात रख सके। उसमें देखो गोविंद सिंह जी, मैं बताऊं कि इसमें अल्पसंख्यक आयोग भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। चाहे बाकी के भी जो है, चाहे मदरसा बोर्ड है, चाहे वक्फ बोर्ड है, वो भी काम करते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक आयोग, क्योंकि इस काम को उसके पास सेमी जुडिशियल पावर्स भी रही हैं, तो मैं जब आयोग में अध्यक्ष के नाते काम करते थे तो हम प्रत्येक ज़िले के अंदर जन सुनवाई के कार्यक्रम किया करते थे। वहाँ जाना, पहले एक सेशन 2-2.5 घंटे का रखना उस ज़िले के अंदर, पहले से उसकी पब्लिसिटी करते थे समाचार पत्रों के जरिए कि यहाँ पर आयोग आएगा और आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे वो जिला स्तर की हो, चाहे वो प्रदेश स्तर की हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो, तो आप अपनी समस्या को लेकर आइए। हम समस्याओं को लेते थे, उनकी सूची बनाते थे कौन कौन से विभाग से संबंधित है। फिर उसके बाद हम दोपहर में समस्याओं को लेने के बाद जिला प्रशासन के साथ कलेक्ट्रेट के अंदर बैठक किया करते थे, जिसमें कलेक्टर भी मौजूद रहते थे, एसपी भी मौजूद रहते थे और वहाँ के जितने डीएलओज थे संबंधित विभागों के, चाहे वो इरिगेशन के हैं, चाहे वहाँ पर नगर परिषद के हैं, चाहे बिजली विभाग के हैं, चाहे जल विभाग के हैं, चाहे सफाई का काम है, तो उनके लिए जिन जिन विभाग की हमारे पास समस्या आती थी उस विभाग को समस्या वो पर्टिकुलर दिया करते थे। और हम अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को भी उसमें जब प्रशासन के साथ बैठक करते थे उसमें बुलाते थे। तो प्रत्येक समस्या, ज़्यादातर समस्याएं 90% जो होती हैं वो जिला स्तर की वो हो होती ही जाती है। सही किसी को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, किसी के मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है, हाँ, मतलब छोटी मोटी बातें है, ज़्यादा तो तो कोई उनका हमारा प्रयास रहता था हम 85 से 90% समस्याएं वहीं पर, क्योंकि कलेक्टर और सारे अधिकारी मौजूद रहते तो वहीं पर उनका निराकरण कर दिया जाए। भाई थे दोनों विशेषज्ञ जो कार्यक्रम में पधारिया था, का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलता चलता मैं आई खेबो चाहूँगा, जो सरकार 15 सूत्री कार्यक्रम चला मिलो है, एको फायदो सब लोगों ने लेनो चाहे और कड़े दिक्कत आवे तो बीकी सुनो भी तत्काल है। जसवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वो भी रहते हैं, हर जिले पे होते हैं, हर जिले में एस्टेब्लिश्ड है। वहाँ वो जाकर के अपनी शिकायत या अपनी कोई समस्या तो बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम बहुत बहुत अच्छा गोविंद सिंह जी, थैंक यू सर। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।